आप सभी लोग सेफ होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। व्हाट्सोएवर दिस द रिजल्ट, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलते रहनी चाहिए बिकॉज एनी टाइम सून व्हेन द एग्जाम कम्स यू शुड बी गिविंग योर बेस्ट। तो काफी बच्चों ने मुझे रिस्पांस दिया कि सर हमारी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे चल रही है एंड हमें रिवीजन करने में, फॉर्मूले याद रखने में, इन सब चीजों में, इवन नोट मेकिंग में प्रॉब्लम है, जो हमारी एग्जैक्टली 30 to 40 मार्क्स का डिफरेंस ले आती है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही सब कुछ है। आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको क्वेश्चन बनाने आते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है, किसके बाद क्या स्टेप लेनी है, क्या नहीं लेनी, वो आपको पता है, बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन को गलत करवाती है। तो मैंने यहाँ पे आपकी माइंड मैप की सीरीज तैयार कर दी है, इसमें मैं सारे माइंड मैप आपको देने वाला हूँ अगले कुछ 1-2 दिन में। लेकिन आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं कि कौन से माइंड मैप मैं आपको जल्दी दूं, किन चैप्टर्स को याद रखने में आपको ज्यादा इशू होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 में सारी जो बात हो रही होती है वो हो रही होती है चार्ज के बारे में, ठीक है। तो चार्ज के बारे में भाई दो ही बातें हैं इंपॉर्टेंट, एक है कूलम्स लॉ और दूसरी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाके चीजों को समझना। तो कूलम्स लॉ में आपको क्या बताया जाता है भाई? कूलम्स लॉ में आपको बेसिक चीज बताई जाती है कि दो चार्ज एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। आपको पता है जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, एंड उनकी वैल्यू इक्वल होती है। वो कितनी होती है? के क्यू एंड क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जहां के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻12। मैं आपके लिए यूनिट मेंशन नहीं करता हूं क्योंकि आप यूनिट खुद निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगर एक से मतलब दो से ज्यादा अगर चार्ज दे दिया जाए बेटा, तो किस तरीके से हम किसी एक चार्ज पे बाकी दो की वजह से फोर्स निकालेंगे, तो उसमें सारा जो गेम होगा वो होगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई अगर दो से ज्यादा चार्ज हैं तो आप क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए बाकी सारे फोर्सेस का। एंड हमेशा आई हैव सजेस्टेड दैट ऑलवेज यूज रिजॉल्विंग मेथड टू डू एनी वेक्टर का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो चार्ज के पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस वजह से लगाता है वो दूसरे चार्ज पे फोर्स। देखिए इस तरीके से रिवर्जन हो जाएगा तो हमारा कितना बढ़िया जल्दी जल्दी टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो भाई दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पढ़ाई जाती है, एक पॉइंट चार्ज की, एक सॉलिड चार्ज की। मतलब जब चार्ज सॉलिड बॉडीज पे हो तो पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें, अगर हम 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड या 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो आएगा के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर एंड के क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, where important thing is this definition that electric field of one is defined as force on 2 due to 1 upon second charge, है ना। दूसरे पे फोर्स देखना होगा आपको फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। अब हम अगर बात करें सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन की, सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के होते हैं जो कि मैंने आपको लेक्चर्स में काफी में बताया है। एक होता है बेटा लीनियर distribution, then there is something called areal distribution and there is something called volumetric distribution, and 99.9% टाइम्स आपको कैलकुलस मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो कैलकुलस मेथड यूज करना पड़ेगा, नहीं तो 99.9% टाइम इन सारे फॉर्मूले जो मैं आपको नीचे देने वाला हूं उनमें से आपको कुछ नहीं आता होगा और आपसे क्वेश्चन नहीं बनता होगा। तो इस पूरे माइंड मैप की आप ले सकते हैं प्रिंट भी, जो आपके नोट्स की तरह काम करेगा। इन सबके स्क्रीनशॉट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहली बात आती है रॉड की, चार्ज रॉड की। तो चार्ज रॉड का जो केस होता है बेटा, इसमें कितने केसेस बनते हैं? इसमें दो केसेस बनते हैं फाइनाइट रॉड का, इसमें दो केस बनते हैं आप, तो एक बनता है फाइनाइट रॉड का एंड देयर इज अनदर केस ऑफ इनफाइनाइट रॉड, है ना। दो केसेस बनते हैं आपके लिए। तो अगर हम फाइनाइट रॉड की बात करें, देखो ध्यान से, अगर हम फाइनाइट रॉड की बात करें तो फाइनाइट रॉड में मैंने दो पॉइंट आपके लिए मेंशन करें, एक होता है पी पॉइंट एंड देयर इज अनदर पॉइंट दैट इज क्यू पॉइंट, ठीक है। कॉर्नर में होता है ये। तो पी पॉइंट सिमेट्रिक नहीं लिया हमने, θ1 θ2 अलग अलग लिए हैं। तो पी पॉइंट पे दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक्स एंड वाई। एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना दोनों डायरेक्शन में होती है। ये गलती बहुत बच्चे कर देते हैं, वो सिमेट्रिक रॉड ले लेते हैं, θ1 θ2 को इक्वल ले लेते हैं। के लैम्डा बाय एक्स sin θ1 प्लस sin θ2, एक्स में आएगा साइन, वाई में आएगा कॉस और बीच में माइनस आएगा, नीचे रखना, याद रखना, और 2 पहले आएगा, है ना। तो इसलिए मैंने आपको दिया, इसको बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो एक छोटी सी कंफ्यूजन और आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड क्यू पॉइंट जो कि एक किसी कॉर्नर में है, किसी भी एक कॉर्नर में है, वहां पे एक्स में हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाय एक्स sin θ2, क्योंकि sin θ1 हो जाएगा 0, θ1 हो जाएगा 0, और अगर मैं θ1 यहां 0 रख दूं तो cos 0 हो जाएगा 1, तो दैट इज cos θ2 -1। ये एक्स री वाई दोनों में हमने निकाल ली। इनफाइनाइट रॉड की बात करें तो बहुत सिंपल है यार, इनफाइनाइट में क्या होगा, देखो यहीं से निकालते हैं हम। तो ई एक्स जो है वो आ जाएगा, θ1 θ2 दोनों क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, तो ये जाएगा 2 के लैम्डा बाय एक्स, ठीक है। एंड ई वाई आपका कितना हो जाएगा, cos 90 0 0, तो ये 0 हो गया। ऐसे ही हम जब दूसरे केस में, मतलब ये मैंने पी के लिए निकाला, अब मैं क्यू के लिए निकाल रहा हूं। अगर मैं क्यू के लिए बात करूं, अगर मैं ये वाला मैं लिख देता हूं यहाँ पे पी, ठीक है। एंड देन इफ आई गो फॉर क्यू, इफ आई गो फॉर क्यू, ई एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच। तो आपको पता है कि भाई
अब जब इस पॉइंट पे हम आएंगे तो एक तरीके से वो तो यार इनफाइनाइट है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर सेमी इनफाइनाइट हो, मान लीजिए यहाँ पे रॉड नहीं है ना, या इतनी इतनी ही रॉड है और नीचे से इनफाइनाइट हो रही है, तो क्या होगा, एक हो जाएगा 90 और एक हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा k लैम्डा बाय x, ठीक है। एंड ई वाई आपका हो जाएगा, ध्यान से देखना, आप एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 90, तो 90 तो हो गया भाई कॉस कौन सा 90 हो रहा है, देखो थीटा टू 90 हो रहा है और ये हो जा रहा है आपका कितना 0, तो ये आ जाएगा माइनस के लैम्डा बाय एक्स। अब ये बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं भाई, याद रखना जब सेमी इनफाइनाइट होता है तो एक्स और वाई दोनों में फील्ड होती है, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अब हम सेकंड पे चलते हैं, अपना सेकंड हो गया हमारा रिंग, ठीक है। सेकंड बॉडी हमारी हो गई रिंग। रिंग की बात करें तो दो डिफरेंट केसेस बनते हैं बेटा, कंप्लीट रिंग एंड पार्ट ऑफ द रिंग। मैंने सारे केसेस आपके लिए दे दिए हैं, इसके प्रिंट निकाल लेना यार और अपने रूम में चिपका लेना, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने डेडिकेटली बनाया, तो आपके नोट्स का बहुत अच्छा काम करेगा। एंड आप मुझे मतलब आपकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, आप देखेंगे बेटा विद इन लास्ट 20-30 डेज, अगर मान लीजिए पोस्टपोन हो जाता है तो 30 डेज, अगर नहीं होता तो 20-21 डेज में आपकी एनहांसमेंट आप देखेंगे कितना हो जाएगा। हर दिन इसी को रिवाइज करो, पूरा चैप्टर नहीं, इसी को देखो बार बार और मेरे फ्लो को सुनो, तो आपको समझ आएगा कि भाई फ्लो क्या था। रिंग की बात करें तो रिंग में भाई कंप्लीट रिंग होती है, उसमें एक पॉइंट होता है पी, देखिए एक पॉइंट पी होता है, यहाँ पे मैंने दे दिया है आपको, तो ये आपका पी पॉइंट है। इसमें दो केसेस बन जाएंगे आपके, एक तो कंप्लीट रिंग की बात हो जाएगी और एक पार्ट ऑफ द रिंग की बात हो जाएगी। पार्ट वाला क्वेश्चन आपको पता है डेफिनेटली आता है। एक हो गया पी पॉइंट और एक हो गया सेंटर सी पॉइंट। तो पी पे अगर हम देखें तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फील्ड होती है, और कितनी होती है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पे आर उसकी रेडियस है। एंड देन अगर बात करें सेंटर की, तो सेंटर पे हो जाती है भाई, सेंटर पे हो जाती है x 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाती है 0, ठीक है। अगर हम पार्ट ऑफ द रिंग की बात करें तो दो केसेस में बनता है, एक बनता है हाफ रिंग और एक बनता है ये 1/4 रिंग। अगर मैं हाफ रिंग की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं हाफ रिंग की बात करूं तो उसमें पी पॉइंट की बात करूं तो ये बिल्कुल इनफाइनाइट रॉड जैसा होता है। देखो आप बिल्कुल देखो, ये इनफाइनाइट रॉड दिख रही है आपको, इनफाइनाइट रॉड 2 के लैम्डा है, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला होता है, याद रखना इनफाइनाइट रॉड की तरह होता है। एंड ये हाफ ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग के बराबर होता है, मतलब कि ये हाफ हो जाएगा सेमी सर्कुलर रिंग का, तो इसका हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि x में भी फील्ड होगी और y में भी फील्ड होगी। इसमें खास बात क्या थी, सिर्फ x में फील्ड होगी, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें आपसे ना नेट पूछा गया था एक्चुअली में, ठीक है। इसमें आपसे क्या किया था उस लोगों ने, उन्होंने नेट पूछा था, तो आप इसका फिर नेट निकाल लेना, √EX² प्लस EY स्क्वायर करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो अब बात आती है हमारी किसकी भाई, स्फीयर की। स्फीयर की बात अगर हम करें तो स्फीयर में बनते हैं बहुत सारे केसेस, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को सब याद होते हैं, लेकिन एक बहुत स्पेशल फॉर्मूला दूंगा जो बच्चों को याद नहीं होता, और उसी से क्वेश्चन आता है जेई में भी, नीट में भी, इवन एडवांस में भी, ठीक है। तो क्या रहे हमारे स्फीयर का कॉन्सेप्ट, तो पहला रहा कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। एंड देन वी हैव नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर में वी हैव टू केसेस, सॉलिड एंड हॉलो। तो देखो मैंने सब में 3-3 केसेस ले लिए हैं। सॉलिड में वी हैव सेंटर, वी हैव सरफेस एंड देन वी हैव आउटसाइड पॉइंट। तो सेंटर पे आपको पता है सॉलिड में सारा चार्ज कहां होता है, देखो इससे कॉन्सेप्ट कितने रिलेट हो रहे हैं, कंडक्टिंग में सारा चार्ज सरफेस पे होता है, तो सॉलिड में इनसाइड फील्ड होती है आपकी 0, इनसाइड फील्ड होती है आपकी 0, सरफेस पे होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, एंड बाहर हो जाती है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, जहां पे स्मॉल आर भाई ये वाली दूरी है एंड कैपिटल आर आपकी रेडियस है, सब में कर लेना। हॉलो की बात करें तो बिल्कुल 100% सॉलिड की तरह होगा, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं होगा तो 0, सरफेस पे सेम एंड इनसाइड भी सेम। अब बात करें नॉन कंडक्टिंग की, तो नॉन कंडक्टिंग में सरफेस पे चार्ज होता है लेकिन वॉल्यूम पे भी होता है। तो अंदर किसी पॉइंट पे अगर आपको निकालना हो जहां पे r डिस्टेंस है, तो याद रखना ये आ जाएगा के क्यू आर बाय आर क्यूब। जब सरफेस पे आओगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर की वजह से सेम हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड बाहर किसी पॉइंट पे निकालना हो तो बिल्कुल सेम होता है, जैसा आपका कंडक्टिंग स्फीयर का होता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है ये। हॉलो तो फिर वही बात हो गई, सारा चार्ज सरफेस पे आ गया, तो इनसाइड हो गई 0, सरफेस पे हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, एंड अंदर एंड बाहर हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो देखो इसमें ये केस इंपॉर्टेंट था हमारा, जो हमें कंफ्यूज करता है, इससे ग्राफ भी चेंज हो जाता है ना। एंड हियर वी हैव स्पेशल फॉर्मूला, यहाँ पे हमारे पास है स्पेशल फॉर्मूला। वो स्पेशल फॉर्मूला क्या है आपको पता है भाई, ये वाला फॉर्मूला ये लोग बहुत यूज करते हैं, ये हो गया डेंसिटी से रिलेट करके फॉर्मूला, ठीक है। तो डेंसिटी रिलेशन वाले फॉर्मूले हो गए, डेंसिटी रिलेशन वाले फॉर्मूले हो गए ये, डेंसिटी रिलेशन वाले, ठीक है। जब भी अगर आप इसका बाय चांस इफ यू आर टेकिंग द प्रिंट, प्लीज टेक द कलर प्रिंट आउट, तभी आपको पढ़ने का मजा आएगा, और मजा आएगा तो भाई आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो देखो अगर मैं सरफेस की बात करूं, अगर मैं सरफेस अंदर किसी पॉइंट की बात करूं, तो याद रख लो बेटा, इससे पक्का क्वेश्चन आता है जेई मेन में, वो आ जाएगा ρr/3 देखो प्रोपोर्शनल टू r आया, बाहर क्या आएगा, रो आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, दैट इज रेडियस अपॉन 3 एप्सिलॉन आर स्क्वायर। देखो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया, यहां भी आया था।
एंड सरफेस पे होती है कांस्टेंट, दैट इज रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। इससे आपको पता है नीट में, एम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां जाके हमारा 90% ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होता है। लास्ट बात करें तो भाई डिस्क का एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास, इनफाइनाइट डिस्क हमने मानी होती है, सिग्मा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, उसका जाता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आउट हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी फर्दर स्टडी पे, जो हमारी लास्ट स्टडी इस चैप्टर की, वो क्या है भाई, वो है फ्लक्स की स्टडी। फ्लक्स की स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। तो फ्लक्स की स्टडी दो तरीके से की जाती है। पहले फ्लक्स क्या होता है आपको पता होगा, मैं यहाँ पे आपको रिवीजन कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे को बता रहा हूँ जिसको बेसिक बातें पता है, इसको नहीं भी पता बेटा फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलर टू इट। तो उसकी क्वांटिफाइड वैल्यू, मतलब उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दो तरीके से बटा हुआ है आपके सिलेबस में बेटा। पहला होता है ओपन सरफेस, ओपन सरफेस से फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, फाई दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, दैट इज ई डॉट ए, वेयर dot product is between electric field and area vector. Area vector is always normal to the surface. Please remember this. काफी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मल टू सरफेस होता है। एंड अगर मान लीजिए सिमेट्रिक ना हो, तो ये कब होगा बेटा, जब ई कांस्टेंट होगा या सिमेट्रिक होगा, ठीक है। एंड ये कब होगा, जब ए सिमेट्रिक होगा, जब ए सिमेट्रिक होगा। तो ए सिमेट्रिक में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, लेकिन इसका क्वेश्चन आपका कभी भी नहीं आएगा, इसका क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके लेवल पे इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया जाता। फिर बात आती है किसकी, क्लोज्ड एरिया की। क्लोज्ड एरिया में भाई आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट किसका, गॉस लॉ का। गॉस लॉ क्या कहता है, देखो ध्यान से, अगर क्लोज सरफेस से आप कभी फ्लक्स निकालते हो, अब देखो मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी है, Q1 जो चार्ज लिया है उसके आसपास दो सरफेस ड्रॉ करी है, देखो सरफेस S1 एंड सरफेस S2, एंड एक्चुअली में देखो दोनों से चार लाइन बाहर आ रही है, मतलब कि याद रखना वो क्वेश्चन जो आता है ना, सरफेस का एरिया बदलने से फ्लक्स चेंज नहीं होता एंड उस फ्लक्स की वैल्यू सेम रहती है। और देखो यहीं से उसे समझ आया कि उस फ्लक्स की वैल्यू एक्चुअली क्यों सेम रहती है, क्योंकि वो एरिया पे नहीं इनसाइड चार्ज पे डिपेंड करती है। एंड hence he calculated and concluded that the flux through any closed area will always depend on, तो ये वाली डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, will always depend on q enclosed by epsilon, it will always depend on only enclosed charge, ठीक है, only enclosed charge पे डिपेंड करेगी आपकी, सिर्फ इनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करेगी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, इससे क्वेश्चन देखो फिर आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दैट जो Q2 होता है, Q2 देखो एक बाहर चार्ज जो मैंने बनाया दोनों सरफेस के, वो किस में कंट्रीब्यूट करता है, तो इस पूरी डेफिनेशन में, गॉस लॉ की पूरी डेफिनेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना बेटा, वो ड्यू टू ऑल चार्जेस होती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नो कंट्रीब्यूशन इन फ्लक्स, उसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह से जितनी लाइंस अंदर जाएगी उतनी ही बाहर आ जाएंगी। देखो फिनिश हो गया हमारा चैप्टर 1, कितनी जल्दी रिवीजन कर दिया हमने। और आप ले सकते हैं इनका प्रिंट और बना सकते हैं अपनी नोट कॉपी, एंड उससे आपकी सारी रिवीजन 5 मिनट में हो जाएगी। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमने इसमें छोड़ी है, 99.9% बातें हमने इसमें कवर कर लिया, ऐसे ही आएंगे आपके सारे माइंड में। प्लीज कॉमेंट में मुझे बताइए कि कौन से माइंड में मैं जल्दी लाऊं, तो पहले उन माइंड मैप को बना दूंगा, फिर मैं बनाना तो सारे सिलेबस के है, तो सारे के सारे माइंड मैप आपको देना ही देना है। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, जस्ट बिकॉज मोर पीपल सी दी कंटेंट, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो यार और लोगों को भी उसका फायदा मिल जाना चाहिए। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट में बता दीजिएगा। एंड मुझे और जब आपकी प्रॉब्लम सीरीज आएगी तो उसको भी आप देखिएगा, बहुत जल्दी आपकी पहली प्रॉब्लम सीरीज का वीडियो भी अपलोड होने वाला है। चलिए बाय बाय।